हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली ये जो क्लास है आपकी, ये अरेंजमेंट की क्लास है और हम यहाँ पे आपके जो है क्लास 7 के जो साइंस है, साइंस के जो चैप्टर है आपकी हीट, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज। वह यंत्र जिसके माध्यम से हम तापमान को मापते हैं। ठीक है, वह यंत्र जिसके माध्यम से हम तापमान को मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको यंत्र का नाम बताना है, डिवाइस का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है मर्क्यूरी और डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, टेम्परेचर को किस डिवाइस के द्वारा मापा जाए। टेम्परेचर के कारण हमें क्या पता चलता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है। तो ये हमें किससे पता चलता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर यानी तापमान को मापने के लिए हम यंत्र का यूज करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसे हम थर्मामीटर यानी ताप मापी कहते हैं। अब अगर हम बात करें ताप मापी की, तो इसके यूज के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रकार के तापमापी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। पहला कौन सा है आपका, क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर। दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी प्रयोगशाला तापमापी। तो हमारे पास दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर, एक है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसका उपयोग जो है मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होती है और इसे इसी तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि हम इससे ह्यूमन का टेम्परेचर नाप सकें, मानव के शरीर का तापमान नाप सकें। अब अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें, तो लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, प्रयोगशाला का क्या अर्थ है, प्रयोगों में उपयोग करने वाला, या प्रयोगशाला यानी वह जगह जहाँ पे आप प्रयोग करते हैं। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है और प्रयोगों में किया जाता है। इसका तापमान माइनस जो है तापमान की जो रेंज होती है, यानी वह रेंज जिसे ये माप सकता है, वो है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के तापमापी होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान को मापते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, थर्मामीटर। ठीक है, यानी तापमापी। तो ये इसका आंसर है। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज अ किंक। निम्न में से कौन से तापमापी में किंक होता है। के आपको बताना है कौन सा ऐसा तापमापी है जिसमें किंक होता है। पहला है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी
प्रयोगशाला तापमापी। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमापी। सी है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, डिजिटल तापमान। तो यहाँ पे हमें तापमापी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तापमापी है यानी थर्मामीटर है जिसमें किंक होता है। अब अगर हम बात करें यूज के अकॉर्डिंग यानी उपयोग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे जो तापमापी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कौन कौन से, आपका एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमापी। क्लिनिकल, ठीक है, जिसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, अब डॉक्टरी तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हम मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए करते हैं। इसकी रेंज भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। लेबोरेटरी तापमापी या लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रयोगों में। ये जो प्रयोग होते हैं लैब में, जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां पे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो होता है आपका जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो -10 से 110 होती है। अब अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका टेम्परेचर मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें मान लीजिए ये बीकर है और हमने यहाँ पे कोई लिक्विड लिया, मान लीजिए हमने पानी लिया, हम पानी का टेम्परेचर मापना चाहते हैं। हमने क्या किया, इसको जो है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। यहाँ पे हमने बंसन बर्नर लगा, आपका बंसन बर्नर है, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे इसे ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, इसको ऑन करने के कारण क्या हुआ, आपका पानी गर्म होने लगा। एक टाइम ऐसा है कि ये उबलने लगा। अब आपको इसके उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मापना है। आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर लेंगे, इसके अंदर रख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर आप इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से रख के आप टेम्परेचर को माप सकते हैं। यहाँ पे आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर रखा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पारा है यानी मरकरी है वो ऊपर उठेगा जितना टेम्परेचर होगा और आप टेम्परेचर को माप पाएंगे। अब अगर हम क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो इसका उपयोग हम मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं। आप इसे लेते हैं हाथ में, उसे मुंह में अपने जीभ के नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर मुंह में रखने के बाद आप इसे बाहर निकालते हैं, फिर आप टेम्परेचर को मापते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया, अपने मुंह से जो है थर्मामीटर को बाहर निकाला, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है बाहर की कंपैरिजन में,
तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, यानी तापमान कम हो रहा है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, जो आपके थर्मामीटर का मरकरी है यानी पारा है वो गिर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है जिस कारण क्या होगा, जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी। अब रीडिंग में चेंजेस आएंगे यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो इससे बचने के लिए जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं इनमें किंक बनाया जाता है। बेसिकली जो किंक होता है वो मरकरी को, जो मरकरी है या पारा है उसे नीचे गिरने से रोकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो पारे के लेवल को चेंज होने से जो है किंक बचाता है। इसलिए आपके जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनमें किंक बनाया जाता है। अब अगर हम डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो डिजिटल थर्मामीटर में जो रीडिंग्स होते हैं वो डिजिटली यूज की जाती है, यानी डिजिटल फॉर्म में हमें रीडिंग्स मिलती है। यहाँ पे मरकरी का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका बी है, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है यानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होते हैं इसकी टेम्परेचर की रेंज क्या होती है ये आपसे पूछा है। यानी आप रीडिंग जो है, जो रीडिंग की जो रेंज है, बेसिकली कैलिब्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी होती है। पहला है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 32 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है। अगर हम बात करें डॉक्टरी थर्मामीटर की तो यहाँ पे जो रेंज होती है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, यानी जिस रेंज में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का तापमान चेंज हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑप्शन ए की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया गया है ये आपकी जो है क्लिनिकल थर्मामीटर की क्या होती है, रेंज होती है। वहीं अगर हम बात करें -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो है ये आपके जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उनकी रेंज होती है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, आपकी रेंज होगी। अब ये आपके क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, और आप ये जानते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होती है आपकी रेंज होती है डॉक्टरी थर्मामीटर की। तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो 35 से 42 होती है, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर कंटेन मरकरी, यानी निम्न में से कौन सा थर्मामीटर है जिसमें मरकरी होती है। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर, तीसरा है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी, और डी है आपका नन ऑफ दी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो आपको दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। अब अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो ये आपकी नैरो ट्यूब्स होती हैं, दोनों सेम होती हैं। इनमें बस जो है रीडिंग्स का फर्क होता है, रेंज का फर्क होता है। इन दोनों में मरकरी होता है, आगे बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है, और मरकरी के माध्यम से ही टेम्परेचर को मापा जाता है, ठीक है।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, यानी दोनों डॉक्टरी और प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी तापमान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी आपको ये बताना है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, प्रयोगशाला तापमापी होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। तो आपके पास ऑप्शन है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। और चौथा है -10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रयोगशाला तापमापी की टेम्परेचर रेंज कौन सी होती है। अब हमारे पास दो प्रकार के तापमापी होते हैं, एक लेबोरेटरी है और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज आपकी 35 से 42 डिग्री होती है, यानी जो आपका बी ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो हम लेते हैं या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो यही होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। यानी गर्म शरीर से या गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है कंडक्शन यानी चालन, इंडक्शन है, फिर है आपका कन्वेक्शन यानी संवहन, नेक्स्ट है रेडिएशन यानी विकिरण। ठीक है, पहला है आपका चालन, दूसरा है प्रेरण, तीसरा है संवहन, चौथा है विकिरण यानी कंडक्शन, इंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर जो है स्थानांतरित हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हमने किसकी बात की है, पिंड की बात की है। पिंड यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ठोस। बॉडी को हम कैसे लेते हैं, ठोस के तौर पे लेते हैं। और हमने क्या देखा है, हमारे पास जो है 3 प्रकार के जो है आपके ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके हैं। पहला है आपका चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन जो होता है वो आपके ठोसों में होता है। ठीक है, ठोस जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, उनमें चालन प्रक्रिया के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कन्वेक्शन हमने एयर और वाटर यानी वायु और जल में देखा। विकिरण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है बॉडी की, तो यहाँ ठोस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, यानी चालन प्रक्रिया, कंडक्शन मेथड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी
वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन जो ऊष्मा का स्रोत है और जो गर्म पिंड है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो किस प्रक्रिया से होता है? पहला है कंडक्शन यानी चालन, दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन, तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण, चौथा है इंडक्शन यानी प्रेरण। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है एक गर्म पिंड से, एक गर्म जो हीट का जो सोर्स है, ऊष्मा का जो स्रोत है, वहां से गर्म पिंड की ओर होता है और ये किस प्रक्रिया से होता है ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। चालन प्रक्रिया जो होती है, चालन प्रक्रिया में आप जानते हैं कि कांटेक्ट होता है। कैसे कह सकते हैं? चालन में हमने एग्जांपल क्या दिया था कि हमारे पास एक रॉड है, लोहे की रॉड है, उसका एक सिरा हमने कहाँ रख दिया? आग के पास, ठीक है। ये गर्म हुआ, धीरे धीरे करके ये गर्म हो। या आप क्या करेंगे, अगर आप गर्म जो ये हिस्सा है इसे अगर आप कांटेक्ट में रखते हैं, क्या कर रहे हैं आप? कांटेक्ट में रख रहे हैं। किसके रख रहे हैं? आग के। और ये बाकी हिस्सा भी क्या है? आपस में कांटेक्ट में है। तो यानी आपकी चालन प्रक्रिया तो ये होगी नहीं। दूसरा है आपका संवहन। संवहन में क्या देखा था हमने कि मान लीजिए आपने कहीं पे जो है आग जलाई, तो आप ये देखते हैं कि क्या होता है, इसके ऊपर जो ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है, ये जो आग के पास की हवा है ये गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, फिर साइड से ठंडी हवा इसकी जगह लेती है, फिर ये गर्म होती है और ऊपर उठती है। तो ये बेसिकली संवहन प्रक्रिया से होता है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कौन से जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स है गर्म हो रहे हैं, जो आग के पास। या हमने क्या देखा था कि हम पानी को गर्म करते, तो पानी में भी हमने यही देखा था कि वहां मान लीजिए बर्तन है, आपने बर्तन को कहाँ पे रखा? आग के ऊपर रखा और इसमें पानी है। यहाँ पे क्या है? पानी। अब क्या हुआ, जो इसका पानी था वो गर्म होने लगा। गर्म होने लगा तो पहले कौन सा होता है पानी गर्म? जो कि आपके आग के कांटेक्ट में। फिर ये क्या हो जाता है? ऊपर उठता है, ऊपर का साइड का ठंडा पानी इधर आ जाता है। इस तरीके से चक्र बनता है और पानी गर्म होता जाता है और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इन दो प्रोसेस में हमने क्या देखा कि चालन और संवहन दोनों प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? आग का कांटेक्ट या जो आपकी हीट सोर्स है, ऊष्मा का जो स्रोत है, उसका जो है उसका जो कांटेक्ट है वो हीटेड ऑब्जेक्ट के साथ, गर्म वस्तु के साथ, ठीक है। तो चालन और संवहन प्रक्रिया में हम ये देख पाते हैं। लेकिन जब हम विकिरण की बात करते हैं तो विकिरण में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी पे क्या आती है? ऊष्मा आती है। तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका विकिरण प्रक्रिया से होता है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से ही आती है, ठीक है। विकिरण यानी जो आपकी रेडिएशन है, ठीक है, इस प्रक्रिया से ही जो है पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है, यानी रेडिएशन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है,
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके आपके ऑप्शंस हैं। पहला है 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 40 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो इसका जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी आपका जो आंसर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, द मटीरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड, यानी वह पदार्थ जो खुद से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है इंसुलेटर्स, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर, चौथा है पुअर कंडक्टर। यानी ऊष्मारोधी, नेक्स्ट है चालक, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर यानी कुचालक। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह पदार्थ जो ऊष्मा को खुद से पास होने देता है उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली आपके जो कुछ पदार्थ है जो खुद से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो कंडक्टर यानी चालक हो। कुचालक या ऊष्मारोधी की बात करें तो ये जो है वो पदार्थ होते हैं जो खुद से हीट को पास होने नहीं देते, ऊष्मा को खुद से स्थानांतरित होने नहीं देते या पास होने नहीं देते। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्न में से कौन सा इंसुलेटर है यानी ऊष्मारोधी है। पहला है आपका वुड यानी लकड़ी, नेक्स्ट है आयरन यानी लोहा, नेक्स्ट है कॉपर यानी तांबा और नेक्स्ट है जिंक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी है। आयरन, कॉपर और जिंक की बात करें तो तीनों क्या है, धातु है यानी मेटल्स। और हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल्स होती हैं यानी जो धातु होती हैं वो खुद से क्या करती हैं, ऊष्मा को स्थानांतरित होने देती हैं, खुद से ऊष्मा को पास होने देती हैं, जैसे आपका लोहा है, तांबा है, जिंक है। वहीं अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो खुद से ऊष्मा को पास होने नहीं देता। और इसी तरीके से अगर हम ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर की बात करें तो ऊष्मारोधी वही पदार्थ होते हैं जो खुद से जो है ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते, यानी उनसे ऊष्मा पास नहीं होती, उससे उनसे ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन यानी वुड यानी लकड़ी। ठीक है, लकड़ी यानी वुड क्या है, इसका आंसर है। तो आपका आंसर ए होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, यानी समुद्र से जो आती हुई हवा होती है, वायु होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र से आती हुई हवा। पहला है सी ब्रीज यानी समुद्री समीर या समुद्र समीर, दूसरा है लैंड ब्रीज यानी थल समीर, तीसरा है विंड यानी हवा,
नन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। या आप इसे पवन भी कह सकते हैं, पवन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि जो हवा समुद्र से आती, ठीक है, तो जो हवा समुद्र से आती है उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। इसी प्रकार से वह हवा जो थल से आती है उसे हम थल समीर यानी लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो समुद्री समीर है यानी सी ब्रीज है, ये आपको दिन के समय होता है। दिन के समय जो थल है, थल गर्म होता है, ठीक है, समुद्र के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, वो थल की तरफ आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो थल के ऊपर हवा है, जो वायु है गर्म, वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से हवा आती है और ये हवाएं ठंडी होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है। तो इन्हीं हवाओं को या इन्हीं वायु को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, सी ब्रीज यानी समुद्र समीर। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इन्हें आपको रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।